इन्होंने खिल्ली उड़ाई थी, आप सबको पता होगा। और किसान के लिए भूमि अधिग्रहण कानून सारी की सारी पार्टियों की सहमति के आधार के ऊपर हमारी यूपीए सरकार लेकर के आई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम नेता शामिल थे जो उस वक्त लोकसभा और राज्यसभा में थे। लेकिन जब एनडीए 1 बना तो सबसे पहले भूमि अधिग्रहण कानून के साथ में किसान के कानून के साथ में छेड़छाड़ करने की कुचेष्टा की गई। आप सब गवाह हैं, लंबा किसानों ने लंबा संघर्ष किया, राहुल गांधी जी साथ खड़े हुए, कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता आप जैसे लोग खड़े हुए, और आखिरी में इनको मुंह की खानी पड़ी और ये वापस भूमि अधिग्रहण कानून में छेड़छाड़ बंद करनी पड़ी। और जब 70 साल का हिसाब मांगने वाले लोग 5 साल पूरे हुए और जब हिसाब देने की बात आई कि भाई आप बताइए नोटबंदी का क्या फायदा हुआ, आप बताइए आपकी विदेश नीति का क्या हुआ, चाइना ने कब्जा कर रखा है, आप बताइए आतंकवाद समाप्त करने की बात कर रहे थे, आज भी पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, हमारे जवानों को शहीद कर देते हैं। आपने क्या किया? आप बेरोजगारों को 2 करोड़ को रोजगार 1 महीने में देने की बात करते थे। एक साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का मतलब अब तक 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, उसका क्या हुआ? लेकिन सेना के शौर्य के पीछे छुपे और एक इस तरीके का माहौल बनाया कि अगर राष्ट्र किसी को बचा सकता है, अगर दुश्मन के दांत खट्टे कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है और कोई नहीं है। और सेना के शौर्य के पीछे छुप करके कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांगने वाले लोग 5 साल का हिसाब नहीं दिया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का बता दे कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था नहीं कहा था कि हम 5 साल का हिसाब देंगे। कांग्रेस ने 70 साल का हिसाब नहीं दिया। और अगर एक भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी, मीडिया के मेरे बंधु बैठे हैं, निष्पक्षता से उससे पूछ लीजिए कि आप बताइए आपने ऐसी कौन सी योजना लेकर के आए जिसके कारण से देश के गरीब का फायदा हो रहा है, जिसके कारण से हमारी शिक्षा का स्तर सुधरा है, जिसके कारण से किसान की आमदनी दोगुनी हुई है, जिसके कारण से महिलाएं सुरक्षित हुई हैं। आप एक कारण बता दीजिए मुझे। ये नरेगा, खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम, आज मोदी जी बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि हम गरीबों को गेहूं बांट रहे हैं। मित्रों, अगर खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम सोनिया जी, राहुल गांधी जी और मनमोहन सिंह जी नहीं लाते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो अब की बार अनाज बांट करके इन्होंने वोट लेकर के दोबारा सत्ता आती आई है, ये सत्ता दोबारा नहीं आती। अगर किसी चीज का, किसी योजना का, किसी कानून का दुरुपयोग किया तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया। और खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत मिलने वाला गेहूं और अनाज उसका तमाम को घरों में 6 महीने पहले पहुंचा करके एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया कि हमने गरीब को खाना दिया है, भोजन दिया है, अनाज दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि जब कानून ही नहीं होता तो तुम कहां से देते थे? और अगर तुम कर सकते थे तो फिर 15 महीने तक मेरे भाई लोगों आपने किसान को खून के आंसू क्यों रुलाए? कोई है जवाब इनके पास? देश का प्रधानमंत्री नोटबंदी करके ये कहे कि 50 दिन दे दीजिए, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, फेक करेंसी समाप्त हो जाएगी, और नहीं तो मैं चौराहे पे आ जाऊंगा, मुझे सूली पे चढ़ा देना। कोई है जवाब देश के प्रधानमंत्री के पास कि वो तीनों चीजें खत्म हो गई क्या? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था किसान की आमदनी दुगुनी करूंगा, आज दुगुनी छोड़ के आती रख दी। कोई है देश के प्रधानमंत्री के पास में जवाब? कोई पूछता है? मैं कहना चाहता हूं ये लोग झूठे लोग हैं, ये थोती ब्रांडिंग करते हैं अपनी। ये हमारी जो योजनाएं हैं उसके ऊपर अपना लेबल लगा करके और फिर जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, धर्म के आधार के ऊपर लोगों को बांटने का काम करते हैं। आप बताइए, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हिंदुस्तान के 36 कौमों, सभी धर्म के लोगों की आस्था और विश्वास और उनके सहयोग के कारण से आज राम मंदिर बन रहा है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले जाकर के मोहन भागवत के साथ में फोटो खिंचा के ये साबित करने की कुचेष्टा करते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी का अवतार नहीं होता
अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता। ये ऐसे लोग हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आज जो अब की बार का आपका बजट आया, पिछली बार जब बजट आया था तो मैं उस वक्त वहां पर था, मैंने पूछा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि एमएलए साहब आप बताओ क्या बोलोगे। बोले हम तो ये बोलेंगे ये मध्यावधि चुनाव कराएंगे 100 जरूर, इसलिए इतना शानदार बजट आया है, लेकिन ये धरातल पे नहीं उतरेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज तक के इतिहास में 31 दिसंबर तक कोई भी बजट किसी भी सरकार का, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, वो 24-30%, 32% से ज्यादा 31 दिसंबर तक खर्चा नहीं हुआ। और हमारे पिछले बजट का खर्चा 80% इस राजस्थान में हुआ। अब की बार बजट आया, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम दी, कर्मचारी झूम उठे, किसानों के लिए अलग बजट दिया, किसान झूम उठे, महिलाओं को 1 करोड़ 33 लाख को मोबाइल फोन दे करके कहा गया कि सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिले, ये सुनिश्चितता के लिए आपको इस प्रकार से मोबाइल दिए जाएंगे। महिलाओं में आज तक ही 1 लाख नौकरियां दे दी, 1.25 लाख प्रक्रियाधीन है, 1 लाख की और घोषणा कर दी। क्या बोले कि ये धरातल पे नहीं उतरेगा। आज तक उतरा है। जब तुम्हारे 5 साल के तुम कह रहे उतर गए, तो हमारे 5 साल वाले कहां चले जाएंगे, क्यों नहीं उतरेंगे? और अगर नहीं उतरे तो आप बताना ना, ये मीडिया बैठा है, इनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जब पिछले बजट के लिए कोरोना में 1.5 साल चला गया, वैश्विक महामारी आई, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने 80% के लगभग खर्चा 31 दिसंबर तक बुक कर दिया, जो तुम 20-22% करते थे। तो आप बताइए किस तरीके से गुमराह करने का काम करते हैं। इनके पास 3 ही बातें हैं। अगर इनको कोई पूछ ले कैसे जीतोगे, आपके मोदी जी ने क्या कर दिया, तो पहले तो कहते हैं भारत माता की जय। भाई क्यों नहीं भारत माता की जय है, हम सब बोलते हैं। अरे हम तो उस वक्त से बोलते हैं जब इस भारत माता को कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने आजाद कराया, जब तुम लोग मुखबिरी करते थे अंग्रेजों की, तब से भारत माता बोलते। ये तुम्हारा पेटेंट कैसे हो गया भारत माता? फिर कहते हैं बताइए आप कैसे जीतोगे। बोले अमित शाह जी ने सबके आंकड़े निकाल लिए, सीबीआई आएगी, ईडी आएगी, इनकम टैक्स आएगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। मैंने कहा अगर इससे भी नहीं जीते तो क्या करोगे? बोले हिंदू मुस्लिम कर देंगे। अरे हम हिंदू मुस्लिम भी हमारे लोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोले हम कुछ भी कर सकते हैं, हम तो सत्ता लेने के लिए आए हुए हैं, हमें राज से कोई लेना देना नहीं है, गुड गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये इस तरीके के लोग हैं, ये फासिस्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। और इनका जवाब कभी दिया जा सकता है जब राहुल गांधी को मजबूत करेंगे, जब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। संजय निरुपम जी के आदेश के ऊपर हम सदस्यता अभियान को और गति देकर के आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने जो बजट दिया है उसको गांव ढाणी तक पहुंचाएंगे और गांव ढाणी में जाकर के लोगों की सेवा करेंगे। जिन लोगों ने आशीर्वाद देकर के राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई, उनको कहेंगे हम आपके साथ में हैं और सत्ता और संगठन मिलकर के हम लोगों की, राजस्थान प्रदेश के लोगों की सेवा करेंगे और दोबारा 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और 2024 में यूपीए की सरकार देश में कायम करेंगे। फिर भजन लाल जी मंत्री, सुभाष गर्ग जी मंत्री, रमेश मीणा जी मंत्री, जायका जी मंत्री, और वोट क्यों चाहे तो वोट कर देगा खुद को। क्यों कि भरतपुर संभाग वो जिला है, वो संभाग है जिसमें सबसे ज्यादा इस सरकार के जो है एमएलए बना करके दिए और इस सरकार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और इसीलिए संजय निरुपम जी ने कहा कि इस जिले का नहीं संभाग का रखो। तो मैंने कहा बताओ कौन सा रखे? बोले आपको कौन सा सूट करता है? मैं क्यों, देखो पिया तो मैं शेखावटी से प्यार करूं क्योंकि मैं बड़े जल में हूं, लेकिन अगर मैं सच्चे मायने में न्याय करूं तो कांग्रेस के लिहाज से भरतपुर जिला सबसे बेस्ट है और श्रेष्ठ है। अच्छा, भरतपुर जिले ने कांग्रेस की सरकार बनाई, भरतपुर खोल के छोड़ने की बात है, तो निश्चित रूप से आपका स्थान बहुत बड़ा है कांग्रेस में। इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, मौका मिला है
संगठन का काम भी कर लो, सड़कें भी ले लो, पंचायत राज के सरपंचों को, अब रमेश मीणा जी आपके संभाग के जब पंचायत राज मंत्री हैं तो पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और सड़कें वड़कें भी दिक्कत नहीं। और महाराज साहब तो सभी विभागों के मंत्री हैं, महाराज साहब की तो टालता ही नहीं है, आप बताओ, कोई नहीं टालता है, न मुख्यमंत्री टालता है, न प्रदेश अध्यक्ष टालता है, और आला कमान भी महाराज साहब की बात नहीं टालता। तो कोई आपका भरपूर तो भाग्यशाली है भाई, आपका तो चाहे दिल्ली हो चाहे राजस्थान हो, सब जगह आपका रुतबा है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कहना मुझे। तो एक अभी अमर सिंह जी जाटव साहब कह रहे थे, साहब मेरे एक सड़क की कमी रह गई। जाटव साहब आपने मामले में ही कंजूसी करनी, मैं क्या करूं? मैं आपको वादा करके जा रहा हूं कि करौली मासनपुर बयाना सड़क 11 किलोमीटर। अब बताओ मैं घोषणा कैसे करूं जब भजनलाल जी जाटव साहब बैठे, लेकिन मैं आपसे ये वादा करना चाहता हूं कि सड़क की सेंक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरह आपकी पैरवी करूंगा, मंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी के पास में, और आपकी सड़क बन के रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, काम सारे हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो निश्चित रूप से आप सब लोग आए हो, मैं ज्यादा भाषण वाषण देखो कौन चाहूं, और नहीं मैंने बोलो आवे, लेकिन बीजेपी के यहाँ का छूट क्या भरूं कि बाकी 3 दिन तक मैं आऊं भी, के बाद में 3 दिन तक मरोड़ा बोलता मैंने एक बीजेपी को नेता बोलियो आप आरएसएस वर्कियां बोलो, मैं क्यों यार, असली जुल्मी तो आरएसएस ही है। बोलो कैसे? मैंने कहा वो क्या करता है कि पानी में, समुद्र में आग लगाने की कुचेष्टा कर लेता है, और आरएसएस को इसलिए कोसना पड़ता है कि आरएसएस कभी सीधा चुनाव नहीं लड़ता, और जहां भी चाहे वो केंद्र में बने चाहे राज्य में बने, सरकार बनने के बाद में पूरे के पूरे फैसले आरएसएस करता है, भाजपा का चुना हुआ एमएलए कभी कोई फैसले नहीं करता। ये मैंने देखा है, क्योंकि मैं पिछली बार हम 21 24 हुए, फिर 21 थे, और हम देखते थे तो देवनानी जी का मेरा कमरा बार था, वो 1-2 दिन आप वहां जब मंत्री हैं और हम एमएलए हैं तो मिल लेते हैं, कोई मिलने में गुरेजते नहीं, क्योंकि मंत्री तो वही है। आज भी बीजेपी वाले इन मंत्रियों से मिलते हैं, जब मैं शिक्षा मंत्री था तो मेरे से बहुत मिलते थे। तो मैं एक दिन गया तो एक पतला सा आदमी देवनानी जी को एकदम ऐसे कोस रहा, तो मेरे को कोसते तो मेरे से सहन नहीं हो, तो वो कह के वो खड़ा हाथ जोड़ रहा है, भाई साहब आप रुको। मैंने कहा भाई साहब क्या बात होगी, कोई चोरी वोरी पकड़ी गई, क्या हुआ क्या ये? बोले नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कार्यकर्ता था। मैंने कहा तो फिर भी ये चिल्ला क्यों रहा था? बोले साहब इनको सारे अधिकार हैं, मेरे को तो कोई भी काम होता है भारतीय भवन से पर्ची आती है वही काम कर सकता हूँ, महारानी से तो मेरी पटती नहीं है, और भारतीय भवन मेरी रक्षा करता है, इसलिए भारतीय भवन जो पर्ची देता है वो शिक्षा विभाग में मैं काम करता हूँ। ये इनका सच है। ये गोविंद सिंह डोटासरा कभी झूठ नहीं बोलता, कभी यूटर्न नहीं लेता, कहने के बाद में यूटर्न नहीं लेता, मैं फिर कभी यूटर्न नहीं लेता। क्यों? कि गलत बोलूं नहीं तो यूटर्न क्यों लो? अरे इनके कोई पता ही नहीं कितने तो यूटर्न है, यूटर्न तो एक होता है, ये डब्लू टर्न ले लेते हैं, इनके कोई दिक्कत नहीं है। डब्लू टर्न जानते हो ना, ऐसे चाहे जैसे कर लेते हैं। इसलिए मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग आए हो, 31 मार्च तक सदस्यता अभियान है, आप सब डिजिटल सदस्यता अभियान भी इसमें ऐप के माध्यम से जोड़ने का काम करें। आप लोग कापियां भी लाए हैं, उनको भी भरने का काम करें। मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस कांग्रेस की सरकार में आपका जो भी कार्यकर्ताओं का वाजिब काम होने वाला है, अगर आपका मंत्री, अगर आपका विधायक नहीं करता है तो आप आइए, मैं आपके साथ चल करके मंत्री के पास भी चलूंगा, मुख्यमंत्री के पास भी चलूंगा, आपका जायज काम करा के रहेंगे। आप सबने सम्मान दिया।